हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है बात। तो चलिए आज हम लोग स्ट्रेटजी के तहत एक दोबारा से एमसीक्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं। दोबारा एक वीडियो हम लेके आने वाले हैं आज, है ना। आज की इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज फिर से हैं। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो पहले हमने जो वीडियोज आपको सेंड कर दी हैं, ठीक है बात, उन वीडियोज में लगभग 120 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 20 और रहेंगे तो 140 एमसीक्यूज हम लोग के तैयार हो जाएंगे। ठीक है बात। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट देवांश अ पार्टनर विड्रॉ ₹24,000 द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वो 24,000 रुपये निकालता है देवांश। द डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग to be charged at the rate 10% per annum. The interest on Devansh drawing will be that is 1500, 900, 1200 and 1800. ठीक है बात। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर से, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। एक पार्टनर है कोई जिसने पूरे साल 24,000 रुपये निकाले। ठीक है, अभी 24,000 रुपये कब निकाले ऐसा कोई जिक्र क्वेश्चन ने नहीं किया हुआ, यानी इसकी डेट स्पेसिफाइड नहीं है। और जब भी ड्राइंग निकालने की डेट ना गिवन हो तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का चार्ज होता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है बात। तो 24,000 पर हमारा अगर हम इंटरेस्ट देखें तो कितना भाई, उस पर 10% का इंटरेस्ट है तो इट विल बी 10/100। और हमें पता है कि अगर जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती उस टाइम पर हम लोग को ड्राइंग पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, तो 6/12। ठीक है भाई। तो ये कटा आपका, ये हमारा अल्टीमेट लेवल पर अगर हम 24,000 का 10% निकालें तो 2400 और उसका आधा कर दें तो 1200। तो ये 1200 रुपए का इंटरेस्ट हम लोग देवांश से चार्ज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का 1200 वाला ऑप्शन जो है बेटा वो सही ऑप्शन हुआ, यानी सी वाला ऑप्शन। बात करें अगली सेकंड क्वेश्चन की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर। एक लाइबिलिटी थी विच इज अनरिकॉर्डेड। ठीक है बात, उसकी पेमेंट किसी एक पार्टनर ने कर दी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो फर्म इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, shown on liability side of the balance sheet, none of these। देखो मतलब क्या है क्वेश्चन का, समझने का प्रयास करें। सपोज करें एक हमारे पास बिल्स पेएबल था। एक बात करें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। एक बिल्स पेएबल था 10,000 रुपए का। हमने क्या करा, ये जो बिल्स पेएबल है, मान लिया हमारे पास 3 पार्टनर है, एक्स वाई है और जेड है। तो वाई ने ये पेमेंट कर दी और ये जो बिल्स पेएबल था इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब रिकॉर्ड नहीं था हमारी बैलेंस शीट में, इसका जिक्र नहीं था। ये मतलब हुआ अनरिकॉर्डेड का। तो ये जो 10,000 की लाइबिलिटी थी ये पे कर दी वाई ने अपने बिहाफ पे। वाई 10,000 पे ले गया और उसने जो हमारा बिल्स पेएबल था उसकी पेमेंट उसने कर दी। अब जरा सोचने वाला मुद्दा है ना, अगर वाई ने 10,000 रुपए पेमेंट कर रखी है फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब फर्म की ओर से उसने अगर पेमेंट करी है तो फर्म के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि फर्म उसको ये पैसा देगी। अगर फर्म इसको ये पैसा देगी मतलब फर्म को पैसा देना पड़ेगा। अगर फर्म को देना पड़ेगा तो भाई ये कभी ना कभी इसको मिलने वाला है। अगर इसकी इनकम के तौर पर इसको मिलने वाला है, he should go to the debit side। तो यहां पर y is कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, नो डेबिट। हम y का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट करने वाले हैं, बिकॉज दिस 10,000 रुपी विल बिकम हिज इनकम, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग और वी आर क्रेडिटिंग हिज अकाउंट। तो यहां पर सही आंसर जो हुआ वो ये हुआ कि हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर at the time of dissolution of a partnership firm is credited to partners capital account। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हुआ बच्चे। बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजन लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹20 on application, 30 on allotment and balance on the first and final call। A shareholder holding 200 share did not pay the allotment money and his share were forfeited after the allotment। आगे लिखा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड द एंटायर सम रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट एंड अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल। यानी अल्टीमेट लेवल पर यहां पर कुछ लोगों ने डिफॉल्ट किया हुआ है, उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, है ना। कुछ लोगों ने पैसा एडवांस में दिया है। तो वो जो बात पूरी हम लोग को बतानी है, हमें ये बताना है कि अल्टीमेट लेवल पर फाइनल कॉल के टाइम पर कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया, हमें ये बात करनी है बच्चे। ठीक है बात, समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को एक बारी। चलो एक बारी क्वेश्चन का निचोड़ पूरा निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में पूरा अल्टीमेट लेवल पर होता क्या है। ठीक है बात करते हैं। देखो क्या है ना, एक कंपनी के पास 30,000 शेयर वो कंपनी इशू कर रही है
और इशू करने का तरीका क्या है कंपनी का, वो 100 रुपए का शेयर है जिस पर 3 तरीके से पेमेंट आनी है, यानी 20 रुपए आना है आपकी ऑन दी एप्लीकेशन, 30 रुपए ऑन दी अलॉटमेंट और 50 रुपीज ऑन द फाइनल कॉल। आगे कहानी कहता है कि भाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है कंपनी के, एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं। ठीक है बात, मान लिया कोई एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया तो इसके लिए इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए, यानी कैंसिल आउट कर दिए गए। ठीक बात। एक और बंदा है जिसके पास 500 शेयर कंपनी के हैं, ये बंदा 500 शेयर का जो पैसा है वो विद दी अलॉटमेंट दे रहा है आपको, यानी ये पैसा एडवांस में दे रहा है आपको, यानी फाइनल कॉल का पैसा भी इसने अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। एक बंदा और है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करी गई है, अदरवाइज कुछ है नहीं उसमें। और थर्ड बंदे की बात करता है कि इस बंदे के पास 1000 शेयर कंपनी के हैं, इस बंदे ने क्या करा, इसने 1000 शेयर का पैसा जो था वो फाइनल कॉल पे दिया ही नहीं। अब जरा एक मोटी मोटी आप जरा बात सोचें, 200 शेयर आपने कैंसिल आउट कर दिए, इनका पैसा फाइनल पर आएगा क्या? नहीं आएगा। इस बंदे ने 500 शेयर की जो पेमेंट है विद दी अलॉटमेंट कर दी, तो क्या ये दोबारा फाइनल के टाइम में पैसा देगा क्या? नहीं देगा। तो यहां से पेमेंट हमको नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं आएगा। इस बंदे ने तो साफ साफ लिखा ही है कि इस 1000 शेयर वाले ने फाइनल कॉल पर पैसा दिया ही नहीं, अगर दिया नहीं तो यहां भी नहीं आएगा। मतलब अल्टीमेट लेवल पर देखें तो हमें 1700 शेयर पर पैसा नहीं आ रहा। जब फाइनल कॉल हम लोग करने जा रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हाउ मच अमाउंट वी आर रिसीविंग ऑन द फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पर हमें 1700 का पैसा नहीं रिसीव हो रहा है। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करें। 30,000 शेयर पर हमारे ड्यू होता है 50 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल 50 रुपए की है। ठीक है, तो 5 से 15 यानी 15 लाख रुपए ड्यू हो रहा है बच्चे, तो 15 लाख रुपए अल्टीमेट लेवल पर ड्यू हो रहा है। अब करें 17 जिन पर नहीं आएगा पैसा, हम लेस करके देख लें। 1700 शेयर पर 50 रुपए नहीं आएगा, वो हमने देख लिया क्योंकि 200 फोरफिट कर लिए, इसने पहले ही दे दिया पैसा, ये नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेट लेवल पर 1700 पर हमारा पैसा नहीं आया। 1700 इंटू 50 किया तो 85,000 हो गया, ये हो गया आपका 85,000 रुपी। ठीक है बात, लेस कर दें आप तो ये बचेगा आपका 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 8 1 और यहाँ 4, यानी 14,15,000 रुपए आप अल्टीमेट लेवल पर पैसा रिसीव करने वाले हैं बच्चे। 14,15,000 रुपए आप लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखें आप इस क्वेश्चन में, तो सी वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जेड लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। समझने का प्रयास करें। जेड लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर, जेड लिमिटेड ने 400 शेयर फोरफिट किए जो 10 रुपए का था, फिर आगे लिखा है ₹7 कॉल्ड अप, जिस पर 7 रुपए की अभी तक कॉल करी गई है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। यानी ये जो 400 शेयर इसलिए फोरफिट किए गए क्योंकि इस पर फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं चुकाई बंदे ने। आउट ऑफ दीज, इनमें से 300 शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹2,100, इनमें से 300 शेयर अल्टीमेट लेवल पर 2100 में रीइश्यू कर दिए गए। और फुली पेड अप की कहानी कह रहा है द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंटेड इज, यानी हमें कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है बात, चलिए समझें एक बार। तो कंपनी ने करा क्या अल्टीमेट लेवल पर देखें, 400 शेयर फोरफिट किए। ठीक बात, ये शेयर था तो 10 रुपए का, लेकिन इस पर आपने सिर्फ 7 रुपए की कॉल करके, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फॉर विच 7 कॉल्ड अप लिखा है। 7 कॉल्ड अप का मतलब है कि आपने 7 रुपए की कॉल कर रखी है। ठीक है, कोई बात। अब आपने फोरफिट क्यों की? क्योंकि इस बंदे ने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया, इसलिए आपने इसको फोरफिट कर दिया। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसमें से जो 400 शेयर आपने फोरफिट किए, उनमें से 300 शेयर आपने बाद में रीइश्यू कर दिए। कितने के रीइश्यू करे? 2100 रुपए के। ठीक बात। अब हमें अल्टीमेट लेवल पर बताना है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक बात। अच्छा, पहले हम देखें, हमने 7 रुपए की कॉल करी थी। ठीक है, अल्टीमेट लेवल पर 7 की कॉल कर रखी है। उस 7 की कॉल में उस बंदे ने मुझे 2 नहीं पे करे, तभी तो मैंने उसका शेयर फोरफिट किया। तो अल्टीमेट लेवल पर मेरे पास 5 रुपए है, और जो मेरे पास आ जाते हैं पैसे उसी को मैं फोरफिट कहता हूं, उसी को हड़पना कहते हैं। तो 5 रुपए हड़पूंगा अल्टीमेट लेवल पर। तो 400 पर 5 रुपए ये तो मैंने फोरफिट किए, यानी जो फोरफिट का अमाउंट हुआ ना बच्चे, जो फोरफिट का अमाउंट हुआ अल्टीमेट लेवल पर वो हुआ 400 इंटू 5। मैंने एक शेयर पर 5 रुपए फोरफिट किया, तो अल्टीमेट लेवल पर मेरे पास हुए 2000 रुपए। ठीक बात। अच्छा, आगे कहानी कहती है कि इनमें से 300 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, कितने में? 2100 में। एज फुली पेड अप भी लिखा है। फुली पेड अप का मतलब है मालिक पूरे 10 से बनाया गया है, मालिक पूरे 10 से बनाया गया होगा। फुली पेड अप का मतलब है कि आपने सामने वाले को शेयर कम में दिया रहा होगा
और उसे मालिक 10 रुपए से बना दिया। ये होता है फुली पेड अप का मतलब। ठीक है बात। अच्छा, तो आपने 2100 में दिए कितने शेयर? 300 शेयर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 सत्ते 21, यानी आपने ये 7 रुपए में दे दिया। आपने एक शेयर बेचा 7 रुपए में, 7 रुपए में बेचा और मालिक बनाया 10 रुपए से। उसे मालिक कितने से बनाया बच्चे? 10 रुपए से मालिक बनाया, यानी जो 3 रुपए का आपको लॉस हुआ पड़ा है, तो 3 का आपको लॉस हुआ पड़ा है, उसे आप रिकवर कहां से करेंगे? जो आपने अमाउंट फॉरफिट किया है। आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है? 2000 रुपए आपने फॉरफिट कर रखा है। लेकिन ये कितने शेयर का है? ये है 400 शेयर का। बट हम कितने शेयर की बात कर रहे हैं? 300 शेयर की। तो हमारा जो हम पैसा यूज कर सकते हैं इस फॉरफिट वाले अमाउंट से, वो 300 शेयर का 5 रुपए यूज कर सकते हैं। एक शेयर पर हमने 5 रुपए फॉरफिट किया था। 300 इंटू 5 का मतलब हुआ 3 पंजे 1500, मतलब मैं 1500 रुपए की रिकवरी यहां से कर सकता हूं। है तो मेरे पास 2000 रुपए, लेकिन मैं 2000 वो 400 शेयर का है, मैं सिर्फ 300 शेयर का पैसा लूंगा 1500, तो 1500 में अपनी लॉस को रिकवर करने में यूज कर सकता हूं। तो मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ पड़ा है एक शेयर पर। कितने शेयर की हम बात कर रहे हैं? 300 शेयर की। और कितने का नुकसान? 3 रुपए का। तो मतलब मुझे 900 का नुकसान हुआ। अब 900 का नुकसान हम यहां से रिकवर करेंगे। आपके पास 1500 रुपए हैं, 1500 से आपने 900 रुपए तो रिकवर कर लिए, बचे आपके 600 रुपए। ये जो 600 रुपए आपके बच रहे हैं, ये 600 रुपए आप ट्रांसफर करेंगे टू दी कैपिटल रिजर्व। ठीक है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है बेटे, वह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पर 600 रुपए दिखाया गया है। क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है ना बेटा, जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मतलब मैं आपको जो टेलीग्राम के चैनल पर, जो हमारा सेम नाम से है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर, है ना, इसका लिंक आपको चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल का टेलीग्राम। लेकिन वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना फिर इसको रट्टा मारना, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आपको बहुत जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आप समझें, इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। चलें हम अगली बात करते हैं कि जी एंड एच आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जी और एच दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट इक्वली बांटा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। आगे लिखता है कि देयर कैपिटल आर ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टफुली। दोनों की कैपिटल 5 लाख और 2 लाख है। और आगे लिखता है ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल इक्वल एट ₹3 लाख। तो उन्होंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि यार हमारी जो कैपिटल है ना, इट शुड बी 3 लाख फॉर बोथ द पार्टनर्स। मतलब हम दोनों के लिए कैपिटल 3-3 लाख रुपए होनी चाहिए। बाई इन्वेस्टिंग विड्रॉइंग वट एवर द केस में बी, मतलब चाहे किसी को इन्वेस्ट करना पड़े या चाहे किसी को विड्रॉ करना पड़े, बट हमारी अक्टूबर से कैपिटल 3-3 लाख रुपए होगी। ठीक है, ऐसा इनका मानना है और इनका कहना है। द डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेबल एट द रेट 6% पर एनम। जो डीड है वो कहती है कि इनको हर साल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू बोथ द पार्टनर्स विल बी 18,000 ईच, 24,000 और 15,000, 30,000 और 18,000, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से हमें बताना है कि भाई उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को एक बारी। तो क्वेश्चन का कहना है कि जी की कैपिटल 5 लाख रुपए है और एच की कैपिटल 2 लाख रुपए है। कब? 1 अप्रैल को। ठीक बात। आगे क्वेश्चन बात करता है कि 1 अक्टूबर से ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी कैपिटल 3 लाख और 3 लाख होनी चाहिए। मतलब जी और एच दोनों की कैपिटल 3-3 लाख रुपए होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा इट विल बी 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका क्या होगा। अगर हम बात करें ना जी की, तो जी की कैपिटल 5 लाख रुपए है। कब तक? अक्टूबर के महीने तक। अक्टूबर जैसे ही अक्टूबर आएगा हिज कैपिटल विल बिकम 3 लाख। लाइकवाइज बात करें अगर 2 लाख एच की कैपिटल है एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हिज कैपिटल विल बी 3 लाख। तो हम ये जो 5 लाख कैपिटल रही वो रही 6 महीने तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। एक बात, उसके बाद इसकी कैपिटल 3 लाख रुपए हो जाएगी। कब? अक्टूबर के महीने से। ये 6 कहां से आया? 6 बट्टे 12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की बात हो रही है। फिर अक्टूबर का महीना आएगा, इसकी कैपिटल 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो 3 लाख पर इंटरेस्ट पड़ेगा 6/100 और इंटू 6/12, तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहां से आप देंगे। ठीक बात। 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी पहले, फिर 3 लाख रुपए उसकी कैपिटल हो गई। तो पहले 5 लाख पे दें 6 महीने का और 3 लाख पे 6 महीने का फिर दें आप। तो 5 लाख पर 6 महीने का अगर आप कैपिटल निकालें 5 6 30 15,000 रुपया आएगा बेटे आपका। और ऐसे ही बात करें 3 6 18, तो यानी 9,000 रुपया आएगा आपका। ठीक है, तो 15/9 आपका होता है 24,000 रुपए। इस बंदे को 24,000 रुपए मिलने वाले हैं। इस जी को अल्टीमेट लेवल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर 24,000 मिलने वाले हैं।
एच की अगर हम बात करें, देखो एच की हम बात करें तो 2 लाख रुपए से कैपिटल है। 2 लाख रुपए कब तक है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो 2 लाख पर 6 महीने 6% का इंटरेस्ट और 6 महीने का इंटरेस्ट वो होता है 6,000 रुपए। बात करें जैसे ही अक्टूबर आएगा, हिज कैपिटल विल बिकम 3 लाख। जैसे ही कैपिटल 3 लाख बन गई, 3 लाख पर 6% का इंटरेस्ट जाएगा और 6 महीने का, ठीक बात। तो 3 लाख पर 6 महीने का 6% के हिसाब से होता है 15, आपका ये आपका होगा 3 6 18, 18 का मतलब हो आधा 9,000 रुपए होगा, और 9 6 15, तो इसको मिलने वाले हैं बेटे 15,000 रुपए एज इंटरेस्ट। ही विल रिसीव एज इंटरेस्ट 15,000 रुपी, और इसको मिलेंगे 24,000 रुपी, ठीक है बात। तो यहाँ पर जो ऑप्शन, इस ऑप्शन में बी ऑप्शन आप देखें, उस ऑप्शन में 24,000 और 15,000 रुपए लिखा हुआ है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट वाली, ठीक है बात। द क्वेश्चन कहता है 6 वाला, द कोर्ट ऑर्डर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इफ, मतलब कोर्ट कब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देता है, विच इज कंपल्सरी ऑर्डर, यानी आपको मानना ही मानना होता है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो ऑप्शन है आपका 1 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर अगर बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया उसका निकल जाए, तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, बैंकरप्ट होगा, तो उससे फर्म डिसॉल्व नहीं की जाती। अगली बात करता था, द वेंचर फॉर विच पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड गेट्स कंप्लीटेड, मतलब ऐसा कोई वेंचर बना हो जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी और अभी वो काम पूरा हो गया है, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। डिसॉल्व नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता है ना। आगे बात अगर करें, द बिजनेस इन इनकरिंग हैवी इंसॉल्वेंट, जो बिजनेस है वो हैवी, ये इंसॉल्वेंट नहीं, हैवी इंसॉल्वेंट नहीं था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई बच्चे, यहाँ पर हैवी लॉस है, ठीक है बात, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। द बिजनेस इज इनकरिंग हैवी लॉस लिखा हुआ है, तो ये इंसॉल्वेंट गलती से टाइप हो गया, तो यहाँ पर लॉस है, ठीक है। तो जब बिजनेस को हैवी लॉस होती है तब फर्म को बंद कर दिया जाता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अगली बात करता है, ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, यानी एक पार्टनर के अलावा जितने भी पार्टनर कंपनी के अंदर है सारे इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अगर ये कंडीशन है तो फिर फर्म को कोर्ट के ऑर्डर के तहत डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है बात। यहां पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन अप्लाई होता है व्हेनेवर ऑल दी पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, है ना, हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अगर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, सबका दिवालिया निकल जाए किसी एक के अलावा, तो उस टाइम पर फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर कोर्ट देगा, और दैट ऑर्डर वुड बी कंपल्सरी ऑर्डर, ठीक है बात। चलें हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of 3 on which full amount has been called as and ₹8 has been including premium paid on it, it is forfeited the share, ठीक है, is forfeited the share forfeited amount is credited with। अगर ये forfeit किया जाए, है ना, मतलब क्या लिखा है देखो, इफ शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर की बात हो रही है, एक शेयर 10 रुपए का था जिसको 3 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया गया, है ना, विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, जिस पर पूरी कॉल कर दी गई है, और 8 रुपए अभी तक रिसीव कर रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। 8 रुपी बीन इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड ऑन इट, और 8 रुपए इस पर पे किए गए हैं, और इज फोरफिटेड नाउ, इसके बाद वो फोरफिट कर लिया गया। द फोरफिटेड अमाउंट इज क्रेडिटेड विद, यानी हम फोरफिट वाले अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे ये हमको बताना है बच्चे, ठीक है बात। चलें हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है मामला अल्टीमेट लेवल पर। देखें तो अल्टीमेट लेवल पर आपके पास देखो क्या हुआ है, आपका जो शेयर है बेटे वो 10 रुपए का शेयर है जिस पर 3 रुपए का प्रीमियम है, ठीक बात एक शेयर की हो रही है सर, तो 10 रुपए का ही प्रीमियम है, सॉरी 10 रुपए का ये शेयर है, 3 रुपए का इस पर प्रीमियम, तो अल्टीमेट लेवल पर 13 रुपए हो गए, और हमने 8 रुपए रिसीव किए हैं, इस पर हमने 8 रुपए रिसीव किए, इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, यानी 3 रुपए इंक्लूड होगा वाला प्रीमियम वाला, तो अल्टीमेट लेवल पर हमने शेयर का 5 रुपए रिसीव किया, और बाद में ये शेयर फोरफिट कर लिया गया, ठीक है। अब अगर फोरफिट कर लिया गया है तो फोरफिट वाले अकाउंट में हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आपके पास ऑप्शन है 10, 8, 3 और 5, तो हम कितना फोरफिट वाले अमाउंट में डालेंगे भाई, हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है हमने रिसीव किया है 5 रुपए, तो ये 5 रुपए आपका जाएगा फोरफिट वाले अकाउंट में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हुआ बच्चे, ठीक है बात। करते हैं अगली बात, अकाउंट्स गुरु लिमिटेड हैज इशूड 5011% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ पार, ठीक है, 5000 डिबेंचर 11% वाले जो डिबेंचर थे 100 रुपए के थे वो पार पर इशू कर दिए गए। द एप्लीकेशन मनी वाज ₹30 पर डिबेंचर, ठीक है, एंड द पब्लिक अप्लाइड फॉर 7500 शेयर, मतलब हमने 5000 शेयर इशू करना चाहे लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 7500 शेयर पर हमसे
डिमांड कर दी, जबकि हमारे पास सिर्फ कितने हैं 5000। तो प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट मेड किया गया, प्रोराटा अलॉटमेंट को फॉलो किया गया। पूजा हैड अप्लाइड फॉर 600 डिबेंचर, पूजा ने 600 डिबेंचर के लिए इशू किया। द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सम ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम पूजा विल बी, यानी पूजा के अकाउंट से, मतलब हमने देखो पूजा ने हमसे कितने मांगे शेयर भाई, 600 डिबेंचर मांगे, और 600 डिबेंचर हमने दिए तो नहीं होंगे ना, क्योंकि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट अगर कर रखा है तो हमने पूजा को 600 शेयर तो दिए नहीं होंगे। अब अगर दिए नहीं होंगे 600 शेयर, तो कुछ शेयर का पैसा अपने पास अड़ाया होगा, और उस अड़ाए हुए पैसे को हम एडजस्ट करते हैं टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर पूजा के डिबेंचर का कितना पैसा वहां ट्रांसफर करने वाले हैं, ये आप बताएं। ठीक है बात, चलो। तो देखो अल्टीमेट लेवल पर क्या होता है, हम 5000 डिबेंचर अलॉट करवाना चाह रहे हैं टू द पब्लिक, लेकिन हमारे पास 7500 की एप्लीकेशन आती है। और हमने इस 7500 को कैसे डील किया, जब ओवर सब्सक्राइब हम लोग होते हैं तो हमने डील कैसे किया, हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करवाया। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ शेयर सिर्फ आपको 5000 दिए गए, लेकिन जो 2500 की एप्लीकेशन ज्यादा मेरे पास आई थी उनका पैसा नेक्स्ट वाली कॉल यानी अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लिया जाता है। ये आपका प्रोराटा अलॉटमेंट कहलाता है। आई होप आपको ये बात पता हो। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक पूजा है जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाइड किया। अब अगर पूजा ने 600 शेयर मांगे होंगे और हमने तो प्रोराटा अलॉटमेंट करवाया था, तो ये कंफर्म हुआ कि हमने पूजा को 600 के 600 शेयर नहीं दिए होंगे, हमने कुछ शेयर उसके अपने पास अड़ा दिए होंगे या डिबेंचर अपने पास अड़ा दिए होंगे, सो दैट कि हम अलॉटमेंट का के लिए उसको एडजस्ट कर लें। वही क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि आप अलॉटमेंट के टाइम पर पूजा का कितना पैसा एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक बात, समझते हैं बात। तो पूजा ने 600 शेयर के लिए अप्लाइड किया। अगर हम बात करें तो पूजा को कितने अलॉट करवाए गए, तो अलॉट निकलता है, आप निकाल रहे हैं अलॉट। अलॉट जब हम निकालते हैं तो हम अलॉट वाला ऊपर रखें, अलॉट 7500 था और अप्लाइड था आपका 5000, ये करें मल्टीप्लाई बाय करें हम लोग 600। ठीक बात, तो ये अल्टीमेट लेवल पर कर लीजिएगा, ये आपका 400 डिबेंचर की बात हो रही है। पूजा ने मांगे 600, हमने दिए उसको 400 डिबेंचर। अब यानी हमने 200 शेयर या डिबेंचर का पैसा कितना 30 रुपए आया था ना, विद दी एप्लीकेशन 30 रुपए आए थे, तो उसने 600 के हिसाब से मुझे 30 रुपए दिए होंगे, लेकिन 400 के 30 के हिसाब से तो पैसा एप्लीकेशन का ही था, लेकिन जो 200 का एक्सेस हुआ था पैसा वो मैं टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट एडजस्ट करूंगा। 200 इंटू 30 यानी 6000 रुपए, तो पूजा के अलॉटमेंट वाले अकाउंट में 6000 रुपए एडजस्ट किए जाएंगे। यानी पूजा से जब नेक्स्ट वाली कॉल करी जाएगी तो पूजा वहां पर 6000 रुपए नहीं देगी, क्योंकि वो एडवांस में दे चुकी है। ये प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ। ठीक है बात, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1500 इक्विटी शेयर, ठीक है, जो 10 रुपए के था, लेकिन जिस पर नॉन पेमेंट एक फर्स्ट कॉल की पेमेंट 2 रुपए की नहीं की गई, इसलिए इन शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वाज येट टू वेट, यानी 2 रुपए की जो फाइनल कॉल थी वो अभी होनी है। अल्टीमेट लेवल पर आपने सिर्फ अभी तक 8 रुपए की कॉल कर रखी है, और उस 8 रुपए की कॉल पर भी आपको 2 रुपए नहीं आए हुए हैं, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपने 6 रुपए रिसीव कर रखे हैं। ठीक है बात, देखो क्वेश्चन समझने का मुद्दा है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर कैन बी रीइश्यू इज, यानी कितना अमाउंट हम लोग इन पर दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है बात, तो आपने बताना है कि आप कितना डिस्काउंट इन पर दे सकते हैं। देखें हमारे पास क्या मामला रहा, 1500 रहे थे डिबेंचर जो थे 10 रुपए के, ठीक, ये फॉरफिट कर लिए गए। क्यों फॉरफिट किए, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की वो नहीं चुकाई, इसलिए इनको फॉरफिट कर दिया गया। अच्छा ठीक है, और एक फाइनल कॉल थी अभी तक, आगे क्वेश्चन ने लिखा है कि एक फाइनल कॉल है 2 रुपए की, वो अभी तक की नहीं गई है, यानी इस 1500 शेयर पर आपने अभी तक 8 रुपए की डिमांड कर रखी होगी सामने वाले से, और उस 8 रुपए पर आपको उस बंदे ने 2 नहीं दिए हैं, यानी आपने अल्टीमेट लेवल पर 6 रुपए रिसीव कर लिए हैं, है ना। तो 1500 पर अगर आपने 6 रिसीव किए तो आपने पता चल के 90 यानी 9000 रुपए रिसीव कर रखे हैं। तो जितना पैसा आप रिसीव कर चुके होते हैं उतने का ही डिस्काउंट आप रीइश्यू करते वक्त दे सकते हैं। मतलब आप इन शेयर पर 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। 1500 शेयर पर आपने 6 रिसीव कर लिए हैं, जितना आप रिसीव कर चुके होते हैं उतना आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात में नहीं है बच्चे। तो हमने 1500 को मल्टीप्लाई किया 6 से, इट बिकम 9000। तो हम कह रहे हैं कि जब हम रीइश्यू करते वक्त जाएंगे तो रीइश्यू में के टाइम पर हम 9000 का डिस्काउंट सामने वाले को दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात में नहीं हुई। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। समझे अगला मुद्दा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है that Omkar, Nitesh and Sheetal were partners sharing profit in the ratio 3:1:1. They decided to admit Raman as a partner. तो इन्होंने डिसाइड किया कि रमन को एडमिट किया जाएगा। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब
कोई बंदा आता है, किसी बंदे की डेथ होती है या कोई बंदा रिटायरमेंट लेता है, तो हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना पड़ता है, यानी वो दोबारा रिकाउंट करनी पड़ती हैं। ठीक है बात। तो इट वाज फाउंड दैट, जब इन्होंने रिकाउंट ही किया तो रिकाउंट करते वक्त देखा गया, इट वाज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। जो मशीन की वैल्यू थी वो 25% से ज्यादा दिखाई गई थी, जिसकी बुक वैल्यू थी आपकी 6,25,000 रुपए। यानी बैलेंस शीट को, सॉरी नॉट बैलेंस शीट को, इस मशीन को बैलेंस शीट में 6,25,000 के साथ रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि गलत था। ये जो 6,25,000 रुपए है, इसमें 25% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया हुआ है, इसलिए 625 दिख रहा है, यानी ये 625 था नहीं। आगे बात करता है दिस इंप्लाइज, ये था कितना या फिर कितना, इस पर जो 25% एक्स्ट्रा अमाउंट दिखाया गया है वो कितना अमाउंट होगा, इट वुड बी 125। ठीक है, तो वो उससे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होगा 125, उसमें रिवॉल्यूशन लॉस होगी 125, इससे रिवॉल्यूशन में 156,250 का लॉस होगा, इससे रिवॉल्यूशन में 156,250 का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन हमसे बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं एक बारी, है ना, आराम से समझते हैं। देखें, पहले तो बात यह है कि आपने एक मशीन दिखाई है ओवर वैल्यूड करके, और ओवर वैल्यूड करने का मतलब होता है बच्चे कि आपने अमाउंट जितना उसका था उससे ज्यादा अमाउंट उसको दिखा दिया। अगर ऐसा होगा तो रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपको कंफर्म लॉस होगी। एक बात तो याद रखें, अगर आप कोई चीज ओवर वैल्यू करके दिखाते हैं, ओवर वैल्यू करने का मतलब क्या है बच्चे, आपने ज्यादा वैल्यू दिखा दी, उस ज्यादा वैल्यू, अगर ज्यादा वैल्यू दिखाई होगी तो आपने वैल्यू कम करनी पड़ती है, और कम करने का मतलब हुआ आपको रिवॉल्यूशन के टाइम पर लॉस होगा। ठीक है, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर रखें कि लॉस होने वाला है। ठीक बात। अच्छा, ये मशीन आपने दिखाई थी 6,25,000 रुपए की, ऐसा बुक वैल्यू बता रही है कि भाई उसकी वैल्यू 625 दिखाई गई थी, जो कि 25% बढ़कर था अमाउंट, है ना, जो कि 25% अमाउंट बढ़कर था, जो कि नहीं करना चाहिए था आपने। ठीक है, अब ये देखो करने का तरीका क्या होगा, 6,25,000 की वैल्यू थी, इंटू करेंगे आप 100, डिवाइड बाय करेंगे 125, ऐसे होगा ये। ठीक है, 125 नीचे क्यों किया, देखो बात बिल्कुल उल्टी कर रहा है, और जब उल्टी बात कर रहा होता है तो हम 100 को ऊपर ले जाते हैं और नीचे हम 25 प्लस कर देते हैं 100 में, तो ये 125 बन गया। 125 अगर हम देखें, 125 से अगर हम डिवाइड करें ना 625 को, 625 डिवाइड बाय 125 करें तो ये आता है 5, है ना, ये 5 टाइम कट रहा है, तो यानी 3 जीरो यहाँ हो गए, 2 जीरो यहाँ हो गए, तो मशीन की जो वैल्यू होगी इट वॉज ₹5 लाख, तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख रही होगी। अब 5 लाख तो रही होगी, ठीक है, तो मशीन की वैल्यू 5 लाख थी, आप दिखा रहे हैं 625, जो कि गलत है, यानी आपने अल्टीमेट लेवल पर 1,25,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा दिखा रखा है। ये जो एक्स्ट्रा आपने अमाउंट दिखा रखा है ना, जब आप इसको रिवैल्यूड करेंगे, जब आपको इसको रिवैल्यूशन में दिखाएंगे तो आप इसको लॉस के तौर पर दिखाएंगे, ये लॉस है आपकी, क्योंकि आपको मशीन की वैल्यू कम करनी पड़ गई। किसी का एडमिशन हुआ तो तुरंत आपको मशीन की वैल्यू कम कर गिरानी पड़ी वैल्यू, और गिरानी पड़ेगा मतलब हुआ आपको लॉस हुआ। ठीक है, जब भी एसेट्स की वैल्यू गिरती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये लॉस वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ पड़ा 125 का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हुआ बेटे, जो ऑप्शन इसका हुआ, दैट इज द A1 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000। ठीक है बात, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए मैंने यहां लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹1,25,000। तो इसका बी वाला ऑप्शन बच्चे सही कर लीजिएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन थोड़ा सा बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है अक्सर, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा ना, रिवैल्यूएशन लॉस आपको होगा 1,25,000 रुपए का, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बच्चे। ठीक है बात, चलें तो आगे हम समझेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर, है ना, सी को नए पार्टनर के तौर पर एडमिट करवाया गया। ए सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी जो ए है वो अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो बी है वो 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन अपने शेयर में से लिखा हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए बेटे, तो यहां पर दिया कि ए का शेयर 3/5 का शेयर है और बी का 2/5 का शेयर है, और ये सी को ज्वाइन करवा रहे हैं। आगे क्वेश्चन बात करता है कि भाई होता क्या है, जो ए है वो अपने शेयर का लिखा है, मतलब ही सेक्रीफाइसिंग 1/6 ऑफ हिज शेयर लिखा है। ऑफ हिज शेयर का मतलब हुआ उसके पास 3/5 का शेयर था, है ना, इस शेयर का 1/6 उसने किसी के फेवर में सेक्रीफाइस किया, तो 3 एकम 3 5 छक्के 30, है ना, तो ये 3/5 हुआ, 3 एकम 3 5 छक्के 30 हुआ, तो यानी अल्टीमेट लेवल पर देखें 1/10 बना, तो 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ सी। और बी में लिखा है कि बी ने अपने शेयर का
1/8 सेक्रीफाइस किया, तो इसने 1/8 ही सेक्रीफाइस किया होगा ना। इसने लिखा है कि अपने शेयर का 8 सेक्रीफाइस किया, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, तो इसने 1/8 ही सेक्रीफाइस किया। अब देखें देखो एक का 1/10 सेक्रीफाइस है और एक का 1/8 सेक्रीफाइस है। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है नहीं, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 10 अट्ठे होता है 80 बाय द वे, लेकिन हम यहाँ एलसीएम अगर लें 10 और 8 का तो 40 आएगा, तो 40 विल बी द एलसीएम। 40 का मतलब हुआ इस 10 को बनाना है 40, तो 10 4 जार 40, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 1 4 जार 4 है ना। ऐसी 8 पंजे 40, ठीक है बात, और यहाँ पर 1 पंजे 5, तो यहाँ पर जो रेशियो अल्टीमेट लेवल पर निकल कर आया वो 4 और 5 निकल कर आया, ठीक है बात। यानी इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो 4 और 5 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया बच्चे, तो 4:5 इनका सेक्रीफाइस होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4-5, ठीक है बात। चलें हम लोग करते हैं अगली बार। क्वेश्चन में लिखा है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 और 13 इसी के ऊपर बेस्ड है, तो हमने आंसर देना है बच्चे। एनी चेंजेस इन द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप विल रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी अगर आप थोड़ा भी रिलेशन चेंज करते हैं अमंग द पार्टनर, रेशियो में अगर आप चेंज करते हैं तो दिस थिंग विल बी लीड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। All the reserves and surplus will be distributed among the partners into existing ratio, जितने भी रिजर्व्स रहते हैं, जितने भी सरप्लस रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं among the old partners in the old ratio। ठीक है बात। आगे लिखता है when it is decided by the partners to make changes in the existing ratio, तो जब पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग रेशियो वहां पर है उसको चेंज करते हैं, अभी अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन, एक नया सा अकाउंट खोला जाता है, कह रहा विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल, हम कभी भी जब हमारे रिलेशन में चेंजेस होंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने का काम करेंगे, सो दैट हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट और रिवैल्यूट कर पाए। आगे लिखता है विद अ मोटिव टू कैलकुलेट एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट सही बिल्कुल निकले, इस मोटिव से हम उसको दोबारा रिकाउंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द नीड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूट करने की जरूरत है क्या। ऑप्शन आपको दिए हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड अपेयर एट रिवाइज वैल्यू, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो रिवाइज वैल्यू पर अपेयर होनी चाहिए, पहला ऑप्शन। फिर कहता है एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है, सटीक आंसर इसका है कि जो बेनिफिट होगा वैल्यू बढ़ने से या जो घाटा होगा चीजों के घटने से, तो उसका अधिकारी सिर्फ ओल्ड पार्टनर होता है, इसलिए हम चीजों को रिवैल्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है बात, तो इसका बी वाला ऑप्शन बच्चे बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। आगे लिखता है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, इक्वल रेशियो, यानी जो भी जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुए, जो प्रॉफिट आज तक बांटे नहीं गए हैं, वो किस रेशियो में बांटे जाते हैं। तो बेटा ये बात याद रखना, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं। ठीक है बात, तो 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, सॉरी 13th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, तो इसका ओल्ड रेशियो इज द करेक्ट आंसर। बात करें 14th वाले की, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर द सब हेड डैश ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, पहले बात कर लें ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाया कहाँ जाता है। इसका जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड है, जिसका मेन हेड है ना, जो इसका जो लीड वाला हेड है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद ये दिखाया जाता है, सब हेड बनता है एक, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ देखें ऑप्शन है कि नहीं है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज सोन अंडर द सब हेड, यानी एसपीआर का जो सब हेड रहता है वो शेयर कैपिटल होता है, बिल्कुल नहीं होता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। उसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो सब हेड रहता है वो रहता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहां कहीं नहीं आएगा। ठीक बात करते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन अंडर द हेड अदर करेंट लायबिलिटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपनीज बैलेंस शीट, यानी हम जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो कौन सा ऐसा आइटम है जो हम करेंट लायबिलिटीज के अंदर नहीं दिखाते। पहला है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब हुआ आपने पैसा एडवांस में रिसीव कर रखा है फ्रॉम योर शेयर होल्डर, फ्रॉम योर डिवेंचर होल्डर, तो ये पैसा जो आपको एडवांस में आ रखा है ये आपकी करेंट लायबिलिटी है, तो इसे तो आप दिखाएंगे। आगे है अनपेड डिविडेंड, कि आपने डिविडेंड प्रपोज तो कर दिए लेकिन पे नहीं करे अभी तक। अगर नहीं पे करें तो भाई पे करने पड़ेंगे, विद इन 1 ईयर पे करने पड़ते हैं।
जैसे आपने प्रपोज कर दिए उसी के अगले साल 2-4 महीने के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, जैसा भी आपका क्राइटेरिया हो वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो अगर पे करने पड़ते हैं तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब हुआ आज हम प्रपोज करेंगे, इनको अगले साल पे करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी हुई, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आएगी। अगला बात करता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, मतलब बोरोइंग पर आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो रखा है, ड्यू हो रखा है, तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना बेटे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि प्रपोज डिविडेंड को हम करंट लायबिलिटी वाले हेड में नहीं डाला करते। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीजमेंट होगा तो आपका कैश बढ़ेगा, और कौन सी एक्टिविटी में बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। तो पहले का जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी की एक्टिविटी हुई। अगला बी वाला ऑप्शन है सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी करंट इन्वेस्टमेंट हमारे कैश के इक्वल होते हैं, बिल्कुल कैश में बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ चौथा वाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात करें इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो दैट विल ऑल्सो बी आ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका पहला वाला सही हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो बी वाला है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का यानी सी वाले का पहला, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हुआ बी वाला। बात करते हैं 17 क्वेश्चन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत आएगी, आपको ये बताना है। पहला पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरी की पेमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड की अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये बेटा आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि शेयर जब आपने इश्यू करे थे और शेयर से आपको जो कैश आया था वो कैश आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत था, और अगर उस फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ रहा है तो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी ही हुआ। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक बात, आगे बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। श्री लिमिटेड वाज कैरिंग अ बिजनेस ऑफ पैकेजिंग इन दिल्ली। ठीक है बात, श्री लिमिटेड है वो पैकेजिंग का बिजनेस कर रही है दिल्ली में, एंड अर्निंग अ गुड प्रॉफिट इन द पास्ट ईयर्स, तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। द कंपनी वांटेड टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस, तो कंपनी चाहती है कि बिजनेस बढ़ाया जाए, एंड रिक्वायर्ड एडिशनल फंड, है ना, और एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 लाख, वो 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू करती है ना, और 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू करना इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। इट परचेज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन ऑफ ₹2,50,000, एक 2,50,000 की मशीनरी खरीदी गई, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। और ऑल्सो परचेज रॉ मटेरियल खरीदना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये सब कुछ करा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कंपनी वाज ₹15 लाख, तो जो कंपनी का प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर वो था 15 लाख रुपए। आगे कहता है द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन विल बी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया ये हमको बताना है बच्चों, ये हमको बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत हमको कितना पैसा आया। भाई आपने 15 लाख का प्रॉफिट कमाया है, अगर आपने 15 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो सीधी सी बात है कि 15 लाख का पूरा प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही प्रॉफिट हुआ, हम ऐसा मानेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें सेपरेट करके कोई चीज गिवन नहीं है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ऐसा, ये फिर मतलब हमें कोई सेपरेट चीजें नहीं बताई गई, सो दैट अगर ऐसा है तो हम जो 15 लाख रुपए अपने प्रॉफिट के तौर पर कमाए हैं इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा ही मानते हैं। ठीक है बात, चलिए आगे 19th वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अलग अलग सब में टेक्निक लगाई है, अलग अलग बातें हर क्वेश्चन में की गई हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम, बहुत ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, कहां यूज नहीं कर सकते पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कहां यूज नहीं कर सकते। तो भाई पहला है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी, अगर आपने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दे रखा है तो उससे जो लॉस होता है उसको रिकवर करने में एसपीआर यूज नहीं करते क्या? करते हैं, हम एसपीआर को यूज कर सकते हैं अपनी ऐसी लॉस जो हमने डिस्काउंट के तौर पर कमाई थी डिबेंचर को इश्यू करते वक्त, बिल्कुल इस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं। इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर, अगर आप बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर को देते हैं तो उनसे जो आपको लॉस होगा, है ना, और वो पार्टली वाला, नॉट पूरा, मतलब अगर आप पूरे शेयर
अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं ना एज अ बोनस, तब अगर उससे लॉस हो तो उसको तो हम कवर अप करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। लेकिन अगर पार्टली आप दे रहे हैं कुछ पैसे में, कुछ इस तरीके से अगर दे रहे हैं बोनस के तौर पर, तो इस वाली लॉस को आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ कि इशुइंग पार्टली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर, यहां से जो लॉस आपको होगा इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, सी वाले में इन परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने खुद के शेयर खरीद सकती है कंपनी, यहां एसपीआर यूज कर सकती है। और राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी यहां तो यूज करती है। तो ये बी वाला ऑप्शन बेटे से सही हुआ, इस बी वाले ऑप्शन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, आखिरी क्वेश्चन है 20 वाला, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिजर्व कैपिटल, यानी जो रिजर्व कैपिटल कंपनी की होती है उसके रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। ठीक है, पहली बात कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये अनकॉल्ड पार्ट है कंपनी का, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है कंपनी का, बिल्कुल सही बात है। अगली बात करता है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी में अपने इस अनकॉल्ड कैपिटल को पूरे लाइफ यूज नहीं कर सकती, पूरे लाइफ रख नहीं सकती, तो ये भी बात इसके रिगार्डिंग सही है। इट इज कॉल्ड ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तो ये इसे कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पर कॉल किया जाता है, इसे लिक्विडेशन कहते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑल दी अबव जो जितने भी ऑप्शन 4 के 4 3 के 3 जो ऑप्शन लिखे हैं ऊपर, तीनों बातें इसके रिगार्डिंग सही बात है बेटे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ। ठीक है बात, तो चलिए इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन दोबारा ये एमसीक्यूज के कर लिए। ठीक है, हमारे पास 140 क्वेश्चन अभी अवेलेबल हैं, 60 क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा करवाए जाएंगे आपको। ये 60 जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, मैंने आपको बताया था कि 200 का टारगेट आपको एमसीक्यूज का रखना है, तो ये आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, 3-3 वाली सीरीज हमारी लगभग कंप्लीट होने को है, फिर हम 4-4 नंबर वाले सीरीज के ऊपर बात करेंगे, फिर हम 6-6 के ऊपर बात करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है ना बेटे, आप पूरी वीडियोज अच्छे से वॉच कर अगर कर रहे हैं तो ये वादा है आपसे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, मतलब हर क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है ना। अमाउंट चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही डिट्टो वहां पर आएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, इनके बाहर आपके कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे। तो आप अच्छे से ईमानदारी से, है ना, खुद के प्रति ईमानदार बनिए और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को रखिए, रिगरसली बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, है ना। और ये जो पीडीएफ आपको इन एमसीक्यूज की और क्वेश्चन की होगी वो टेलीग्राम के चैनल पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने जरूर से ज्वाइन करना है अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो, और उन पीडीएफ को सब डाउनलोड करके पढ़ नहीं लेना है, उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करते हुए वीडियो के आगे बैठो, वीडियो सुनते जाओ और लॉजिक समझते जाना है आप लोगों ने। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।